केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव और दक्षिण मध्य रेलवे के जीएम अरुण कुमार जैन ने कहा है कि सबसे ज्यादा 12,824 करोड़ रुपए दो तेलुगु राज्यों को आवंटित किए गए हैं। सिकंदराबाद रेल निलयम और में महाप्रबंधक के निर्देशन में हुई बैठक के केंद्रीय मंत्री अश्विन कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तेलुगु राज्य और दक्षिण मध्य रेलवे को किए गए कुल आवंटन की जानकारियां दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट कर दिया है कि एमएमटीएस के दूसरे चरण के कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के राज्य सरकार के सहयोग की जरूरत है। हमारा मिशन सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करना है, भले ही राज्य में कोई भी पार्टी सत्ता में हो। उन्होंने कहा है कि एमएमटीएस के दूसरे चरण के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ये पता चला है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को अच्छी तरह से चलाया जाएगा और वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों को अगले साल उपलब्ध कराया जाएगा। Very high. Andhra Pradesh, the allocation is 8,406 crore, and that is because very good cooperation is available for land acquisition, many other things for executing the projects. 8,406 crore is the allocation for Andhra Pradesh. I request that all these projects may please be request cooperation from every quarter for the benefit of the Telugu speaking people, that this project should be completed well in time. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की जरूरत है। उन्होंने लकड़ी का पुल में आयोजित बीसी संघ बीसी जाति संघों की एक बड़े पैमाने पर बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए वह बीसी की जातिगत जनगणना चाहते थे जो देश की आबादी का 52% है और उन्होंने कहा है कि बीसी के लोग बीसी की जनगणना, बीसी आरक्षण बढ़ाने और बीसी मंत्रालय के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी लोगों को जागरूक किया जाए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह बीसी की कानूनी मांगों को प्रधानमंत्री के ध्यान में लाएंगे और उन्हें हल करने के लिए काम करेंगे। कैसा न्याय मिले, जिस तरह बीसी ओबीसी का जो पॉपुलेशन है वो 52% है ऐसा माना जाता है, लेकिन निश्चित आंकड़ा इसका अभी अपने पास नहीं है। इसीलिए हमारे बीसी ओबीसी के लोगों की मांग है कि भाई जो सेंसस है, जनगणना है, ये जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए। इसी तरह की अब आपकी मांग है, तो आपकी मांग का मैं आरपीआई की तरफ से पूरा सपोर्ट करता हूं और मैंने पार्लियामेंट में 3 बार मांग किया है कि बीसी के सेंसस के साथ साथ सभी जातियों का सेंसस हो। अभी एससी एसटी का ही सेंसस होता है, लेकिन बैकवर्ड क्लास का नहीं होता है, जनरल कैटेगरी का नहीं होता है। तो सरकार ने पूरे देश के तमाम लोगों का जो पॉपुलेशन है। हैदराबाद ट्रैफिक एडिशनल सीपी सुधीर बाबू ने कहा है कि इस महीने की 7 से 12 तारीख तक शहर के बीचों बीच क्षेत्र में ट्रैफिक प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसिंग प्रतियोगिता के मद्देनजर इस महीने की 11 और 12 तारीख को एनटीआर मार्ग पर यातायात प्रतिबंध लगाया गया है। लोगों से सहयोग करने के लिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 2 बार आयोजित होने वाली रेसिंग में त्रुटियों को ठीक कर लिया है। चूंकि इस माह में 3 बड़ी घटनाएं हैं, इसलिए वाहन चालकों को यातायात की समस्या को बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। शहर के लोगों से सहयोग करने को कहा गया है और क्योंकि यातायात कर्मी 200 लोगों तक होंगे। एडिशनल सीपी ने कहा है कि हैदराबाद में पहली बार मिटाए जाने के संदर्भ में लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए कई सावधानियां बरती जा रही है। उन्होंने कहा है कि 5 रविवार को पूरी सड़क बंद कर दी जाएगी और 6 को एनटीआर रूट पर सामान्य रूप से जारी किया जाएगा और बताया गया है कि 7 से 12 तक एनटीआर रूट पूरी तरह से बंद रहेगी। बनंगपेट मेयर और टीपीसीसी के महासचिव परिजाता नरसिम्हा रेड्डी ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि मंत्री बनंगपेट निगम में विकास को रोक रहे हैं। बनंगपेट और मीरपेट नगर निगमों में लगाए गए ज्यादा करों को कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने धरने का नेतृत्व किया है। उन्होंने टैक्स बोझ में तत्काल कमी की मांग की। उन्होंने कहा है कि डेमोस्ट्रिक भवनों पर लगाया गया टैक्स असहनीय बोझ है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी को विधानसभा की बैठकों में इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। टीपीसीसी की महासचिव और मेयर परिजाता ने कहा है कि जब वह टीआरएस पार्टी में थे तो मंत्री ने लोगों की समस्याओं पर सवाल उठाकर उन्हें अलग थलग
कर दिया और इसलिए वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। महापौर निकाय की मंत्री बनंगपेट निगम में विकास कार्य रोक रही है। सिल्वर स्क्रीन कला तपस्वी के विश्वनाथ का अंतिम संस्कार नमाखों से किया गया। मालूम हो कि के विश्वनाथ ने हैदराबाद में आधी रात को आखिरी सांस ली है और के विश्वनाथ के पार्थिव शरीर को पंजागुट्टा शमशान में दफनाया गया। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और फिल्मी सितारे पहुंचे। इससे पहले उनके फिल्म नगर स्थित आवास से पंजागुट्टा शमशान घाट तक शव यात्रा निकाली गई। महानिदेशक के विश्वनाथ, जो तेलुगु राष्ट्र का गौरव है, को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने अंतिम यात्रा में भाग लिया। विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में मल्लारेड्डी कैंसर अस्पताल गरीबों का मुफ्त इलाज कराने के लिए आगे आई है और इसके अंतर्गत प्रबंधन ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त कैंसर जांच के साथ साथ आंखों का सर्वे भी शुरू किया। इस अवसर पर बोलते हुए मल्लारेड्डी हॉस्पिटल हेल्थ सिटी के चेयरमैन भद्रा रेड्डी ने कहा है कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक चरण में कैंसर का पता लगाना और उसका इलाज करना है। भाजपा विधायक इटेला राजेंद्र ने कहा है कि सरकार कह रही है कि प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ी है। राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते हुए इटेला ने चिंता व्यक्त की कि ऋतु बंधु के पैसे नहीं मिलने से किसान अपनी जमीनें बेच रही है। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने बजट भाषण में सरकार द्वारा कई बातों को टालने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार चुनाव के मद्देनजर बजट बैठकें करेगी। उन पर भाषण में अव्यवहारिक बातें करने का आरोप लगा है। उन्होंने कहा है कि संविधान को बाधित करने और लोगों को गुमराह करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। रघुनंदन राव ने कहा है कि बीजेपी सरकार लोगों को हकीकत समझा रही है। राज्यसभा सदस्य आर कृष्णा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बीसी, एसटी और एससी सामाजिक समूहों के विकास के लिए बेहद समर्पित व्यक्ति हैं। आर कृष्णा ने कहा है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री रामदास से एक मांग की है कि केंद्रीय बजट में बीसी की हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। ओबीसी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, आवासीय छात्रावासों के लिए मुफ्त मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ अनुदान दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास ने कहा है कि राष्ट्रीय बीसी भवन एक ऐतिहासिक इमारत है। उसी तरह आर कृष्णा एक योद्धा है और कई वर्षों से बीसी के कल्याण और विकास के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय विभाग को 1,39,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है और जिसे मैं वर्तमान में केंद्र की भाजपा सरकार में संभाल रहा हूं। मंत्री रामदास ने कहा है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय से देश की 85% लोगों को लाभ होगा, जिसमें से 23% ओबीसी वर्ग के हैं और बीसी के विकास के लिए हमारे विभाग की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। ट्रेनों की टॉप प्रीमियर कैटेगरी में आने वाली वंदे भारत ट्रेन हाल ही में सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलने लगी है और 8.5 घंटे के गंतव्य तक पहुंचती है। इसके तुरंत बाद सिकंदराबाद से तिरुपति, काचीगुडा से बेंगलुरु और सिकंदराबाद से पुणे के बीच 3 और वंदे भारत ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। लोगों को उम्मीद है कि कोच फैक्ट्री से नई ट्रेनें आती ही उन तीनों ट्रैक को जोड़ दिया जाएगा। और क्या वो ट्रेन सच में इतनी जल्दी चलती है? जबकि वंदे भारत रेल की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाल ही में लॉन्च की गई सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम ट्रेन केवल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। उस मार्ग की ट्रैक गति क्षमता केवल 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीसरे लाइन के काम और अन्य सिग्नलिंग गड़बड़ी के कारण रुक रुक कर उस गति को पूरा करने के अलावा लगातार यात्रा करना संभव नहीं है। जिस रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए ट्रैक को काफी मजबूत किया गया है। अगर ऐसा है तो सवाल है कि वंदे भारत को सिकंदराबाद से पुणे, बेंगलुरु और तिरुपति तक कैसे चलाया जा सकता है, जहां ट्रैक ही नहीं है। सिकंदराबाद से विकाराबाद, वाड़ी, सेडम, सोलापुर होते हुए पुणे, सिकंदराबाद से वाड़ी तक के इस मार्ग पर 130 किलोमीटर की गति को पूरा करने के लिए भी ट्रैक को मजबूत नहीं किया गया है। ऐसी किसी चीज की क्षमता को बढ़ाकर करीब 180 किलोमीटर करने में काफी समय लगता है। शताब्दी ट्रेन उस मार्ग पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा कर रही है। इस रूट पर इसकी स्पीड लगभग वंदे भारत जितनी ही होगी। वंदे भारत की मंजूरी के बाद अधिकारी अब सिकंदराबाद से वाड़ी के बीच ट्रैक को मजबूत करने का काम शुरू करने की तैयारी में है। हैदराबाद से तिरुपति जाने के 3 रास्ते हैं। कर्नूल से होकर जाने वाले मार्ग पर रेल पथ को मजबूत करने का कोई कार्य नहीं किया गया है।
वाड़ी से रेनीगुंटा तक काम हो भी जाए तो शहर से वाड़ी तक का काम पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए वह रूट भी अब तक संभव नहीं हो पा रहा है। गुजरू के राज से सिकंदराबाद से कांचीपेट, विजयवाड़ा और गुजरू के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के अनुरूप ट्रैक बदला गया है। इसे गुजरू से तिरुपति तक करना होता है। फिलहाल इस रूट पर कृष्णा एक्सप्रेस चल रही है। वाराणसी की तीनों सड़कों में 130 किलोमीटर की रफ्तार के लिए एक भी सड़क पूरी नहीं हो पाई है। कर्नूल रूट पर अभी तक ट्रैक को मजबूत करने का काम शुरू नहीं हुआ है, जो कि हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाला मुख्य रूट है। इस रूट पर फिलहाल दोहरीकरण का काम चल रहा है। अगर ये पूरे भी हो जाते हैं तो भी ट्रैक को मजबूत करने का काम शुरू नहीं होगा। सिकंदराबाद से महबूबनगर तक दोहरीकरण का काम हाल ही में पूरा हुआ है। जल्दी प्रधानमंत्री मोदी अपनी तेलंगाना यात्रा के तहत दूसरा मार्ग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महबूबनगर और डॉन के बीच दोहरीकरण का काम होना है। साथ ही गुत्थी और धर्मावरम और डोन के बीच भी कुछ होना बाकी है। यह मार्ग वर्तमान में वंदे भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही वाड़ी के रास्ते बेंगलुरु जाने की संभावना है। यह तभी संभव है कि जब सिकंदराबाद से वाड़ी तक के रूट पर काम पूरा हो जाए। यदि इस मार्ग पर ट्रैक को पहले ही 130 किलोमीटर तक सुधार किया गया होता तो स्वीकृत 3 वंदे भारत ट्रेनों को तुरंत शुरू कर दिया गया होता। अगर आप उससे कम स्पीड तक सफर करना चाहते हैं तो आपको ट्रैक को मजबूत करने का काम पूरा होने का इंतजार करना होगा। हैदराबाद शहर में मासूम लोगों को डबल बेडरूम का घर दिलाने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार पुलिस ने बलराजू को गिरफ्तार किया है और जो केंद्र सरकार की एजेंसी के एजी कार्यालय में काम करता है। बलराजू केंद्र सरकार की एजेंसी के एजी कार्यालय में काम करता है और उसने हैदराबाद शहर में 150 गरीबों को डबल बेडरूम का घर देने का वादा करके करोड़ों रुपए एकत्र किए हैं। उसने यह सारा पैसा अपने बैंक खाते में डाल दिया। पीड़िता द्वारा मन्नापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने कुमार को और उसकी मदद करने वाले बलराजू के खिलाफ मामला दर्ज किया। शेष फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। एलबी स्टेडियम में कार्यरत आउटसोर्सिंग, सुरक्षा व हाउसकीपिंग स्टाफ का वेतन रोक दिया गया है और इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने एलबी स्टेडियम व शॉर्ट्स कार्यालय में सामने धरना दिया है। उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि पिछले 3 से 6 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपने परिवार की आजीविका के लिए भरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों ने कहा है कि करीब 200 लोगों का वेतन रोक दिया गया है। पीड़िता ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए शॉर्ट्स चेंबर के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की और शॉर्ट्स की डिप्टी डायरेक्टर एस धनलक्ष्मी ने यह कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने सरकार से कहा है कि उनकी समस्या का जल्द संज्ञान लिया जाए और न्याय किया जाए। अपनी बहन की ठीक से देखभाल नहीं करने और दोस्त से लिया कर्ज नहीं चुकाने को लेकर बहनोई ने अपने जीजाजी का कत्ल कर दिया है और मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। कुकटपल्ली एसीपी चंद्रशेखर ने केपीएसबी पुलिस स्टेशन में आयोजित मीडिया सम्मेलन में विवरण का खुलासा किया है। सागारेड्डी जिले के अब्दुल अनवर कोहिर ने वर्ष 2019 में मियाँपुर हफीजपेट की शिरीन से शादी की। शिरीन का भाई सैयद अहमद अपने दोस्त मोहम्मद अखिल से ऑटो किराए पर लेकर गुजारा करता था। अनवर दिन में शराब पीकर शिरीन को प्रताड़ित कर रहा था। इसके अलावा वह अखिल से उधार लिए गए पैसे और ऑटो किराए के पैसे का बदनाम करता रहा। वह शिरीन की मां को भी बदनाम करता रहा, हालांकि वह गारंटर थी। पुलिस के मुताबिक अहमद ने अपने जीजा से बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। नए तेलंगाना सचिवालय में आग लगने की खबर ने हंगामा खड़ा कर दिया है और जबकि हैदराबाद टैंक पर लॉन्च के लिए तैयार किया जा रहा था। जो हुआ वो आग का हादसा नहीं था। उनका कहना है कि ये सिर्फ मॉक ड्रिल थी। सचिवालय के सुरक्षा कर्मियों का भी कहना है कि आग मॉक ड्रिल के दौरान लगी है। चुनाव का मौसम आ गया है। आगामी विधानसभा चुनाव और वर्ष 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कल्याण को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री ने बजट के जरिए वेतनभोगियों को राहत देने का ऐलान किया है। आवास निर्माण के लिए आवंटन में 66% की वृद्धि की गई है। कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ किया गया है।
45,03,97 करोड़ का बजट आवंटित करने वाले वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ का आवंटन किया है। हालांकि 17,86,000 करोड़ रुपए कर्ज के जरिए वसूलने का निर्देश दिया गया है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, जो केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चल रही है, नए बजट के माध्यम से सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ अगले 25 वर्षों के लिए विकास के एजेंडे का अनावरण किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश किया है। इसके तहत सरकार ने कुछ पर आयात शुल्क में छूट दी है, तो कुछ पर कर का बोझ डालने से प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में बदलाव होगा। बजट 2023 के मुताबिक इन चीज़ों की कीमतों में आएगी कमी। अगर हम गौर करें तो किन चीज़ों पर पड़ेगा बोझ। कई चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो कुछ के दाम घटेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कर्मचारियों को सुकून देने के लिए अहम ऐलान किया है। यह घोषणा की गई है कि 5 लाख रुपए की मौजूदा आयकर सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया जाएगा, लेकिन यह केवल उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने नई आयकर प्रणाली का विकल्प चुना है। 9 लाख से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स, 12 लाख से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान घोषणा की है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना के तहत जमा सीमा बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि 15 लाख की मौजूदा सीमा को दोगुना कर 30 लाख रुपए किया जाएगा। नए बजट में केंद्र ने शिक्षा और कौशल पर जोर दिया है और युवाओं के उद्योग की जरूरत के मुताबिक 3 साल तक प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत करेगा। बच्चों और युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में शोध को प्राथमिकता देने सहित सरकारी निजी कॉलेजों को आईसीएमआर की प्रयोगशालाओं में शोध करने की अनुमति होगी। केंद्र ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक नई योजना लेकर आया है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की शुरुआत की है। यह योजना 2 साल की अवधि के लिए उपलब्ध है और इस अवधि में योजना की जमा राशि पर 7.5% का निश्चित ब्याज इस योजना में अधिकतम 2 लाख तक जमा किया जा सकता है। कैमरा लेंस पर कस्टम ड्यूटी में 1 साल तक की छूट, टीवी और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। इन कीमतों को कम करने की संभावना झींगा खाद्य उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क में कमी है। इससे घरेलू उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र के डिजिटलाइजेशन, आधुनिकीकरण नीतियों की शुरुआत और छोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने नए प्रस्ताव रखे हैं। मत्स्य पालन के विकास के लिए विशेष रूप से 6,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है और कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर बजट में अपार भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ की वित्तीय सहायता का वादा किया गया है। दूसरी ओर यह बात सामने आई है कि कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ छोटे अनाज किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में खुलासा किया है कि केंद्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई नीतियां बना रहा है। साथ प्राथमिकताओं में हरित ऊर्जा को शामिल करते हुए मंत्री ने इस दिशा में प्रगति के लिए 35,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि वह 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को 0 तक कम करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल के बजट में सोने और प्लैटिनियम से बने सामान, चांदी के उत्पाद, सिगरेट, टायर, इलेक्ट्रिक स्प्रिंग, कॉपर, रबर आदि के दाम बढ़ेंगे। लिथियम आयन बैटरी के लिए आवश्यकता उपकरणों पर सीमा शुल्क भी माफ कर दिया गया है, जो चांदी पर आयात शुल्क में वृद्धि के साथ बढ़ने की संभावना है। नहीं तो इस बजट से मोबाइल, लैपटॉप, डीएसएलआर, कैमरा लेंस, टीवी पैनल के पुर्जे, लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और झींगा की कीमतों में कमी आएगी। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र के डिजिटलाइजेशन, आधुनिक नीतियों की शुरुआत और छोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने नए प्रस्ताव रखे हैं। मत्स्य पालन के विकास के लिए विशेष रूप से 6,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।
कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर बजट में अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ की वित्तीय सहायता का वादा किया गया है। दूसरी ओर यह पता चला है कि कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया जा रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में कई संगठनों के लिए केंद्रीय बजट में आवंटित किया गया है और कुल मिलाकर केंद्रीय करों में आंध्र प्रदेश का हिस्सा 41,338 करोड़ रुपए है, जबकि तेलंगाना का हिस्सा 31,470 करोड़ रुपए है। दो तेलुगु राज्यों में जनजातीय विश्वविद्यालयों को 37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मंगलगिरी और बीबीनगर सहित देश के 22 एम्स अस्पतालों को 6,835 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और सलारजंग सहित सभी संग्रहालयों को 337 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जहाँ तक एपी का संबंध है, एपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 47 करोड़, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी को 168 करोड़, विशाखा स्टील प्लांट को 683 करोड़ रुपए, तेलंगाना सिगरेनी को 1,650 करोड़, आईआईटी हैदराबाद को 300 करोड़ और मुनुगुरु और कोटा भारजला कारखानों को 1,473 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तेलंगाना में आवंटन पर बीआरएस नेताओं ने निशाना साधा है। उन्होंने शिकायत की है कि वे तेलंगाना को कुछ नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे 2 साल से देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 197 नर्सिंग कॉलेजों की घोषणा की गई है, तेलंगाना को एक भी नहीं दिया गया है। कर्नाटक में अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं और कालेश्वरम और मिशन भागीरथ के बारे में क्या? नीति आयोग ने इस बात से इनकार किया है कि इन दोनों परियोजनाओं के लिए धन क्यों नहीं दिया जा रहा है। कविता ने तेलंगाना के कारण लंबित धन को तत्काल जारी करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने दुख व्यक्त किया है कि केंद्रीय बजट तेलंगाना के लिए बड़ी निराशा लेकर आया है। वे इस बात से नाराज है कि केंद्र ने तेलंगाना के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने आलोचना की है कि विभाजन गारंटी के कार्यान्वयन के लिए धन आवंटित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों की घर देने का वादा पूरा नहीं किया गया और ब्यारम स्टील उद्योग और रेलवे कोच फैक्ट्री नहीं बनाई गई है। वर्ष 2019 में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार का यह आखिरी बजट पेश होने जा रहा है। अगला साल चुनावी साल है। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने नए सचिवालय में आग लगने की घटना पर अपने स्लाइड्स में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के नाम पर नए सचिवालय में लगी आग पर पर्दा डालना गलत है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि मालूम होगी कि केसीआर के जन्मदिन पर शुरू करने के दबाव के चलते नियमों का पालन नहीं हो रहा है।